नमस्कार, वेदांता सिविल सर्विसेज एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं कमल पाठक और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी में पेपर 2 का पार्ट 1 जो है, जिसे भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में। तो ये क्लासेस बेसिकली प्री और मेंस दोनों के लिए है। काफी डिटेल में हम यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और यूनिट 1 के साथ हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। तो मैं टू द पॉइंट इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा आपके लिए, और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आप प्री और मेंस दोनों को कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा फैक्ट भी यहाँ पे मैं कवर कराऊं। तो चलिए सीधे अपन बात करते हैं कि संविधान होता क्या है। यदि हम संविधान की बात करें तो सम प्लस विधान, सम मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है कानून। मतलब ये एक संग्रह है, एक पुस्तिका है जिसमें सभी लोगों के लिए एक समान कानूनों का विधान होता है। हम जानते हैं कि पहले जो सिस्टम हुआ करता था वो राजतंत्र था, मोनोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था और कानून सभी के लिए समान नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में डेमोक्रेसी की नींव पड़ी, वैसे ही ये डिमांड उठने लगी कि सभी लोगों के लिए कानून, नियम, विनियम सभी एक समान होना चाहिए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र स्थापित किए गए। दुनिया का पहला लोकतंत्र, आप ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का है। इंग्लैंड पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था लेकर आया, पहली संसद इंग्लैंड के अंदर बनती है। रॉबर्ट वॉलपोल दुनिया के पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। तो हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की नींव है वो इंग्लैंड में रखी गई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे प्राचीन इतिहास में भी हमें देखने को मिले थे। जो हमारा बज्जी संघ था या जो मल्ल महाजनपद था, तो वहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं पहले से विद्यमान रही थी। बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि जो वैशाली था वो दुनिया का पहला गणतंत्र था। और वैशाली लिच्छवी जो उस समय पर महाजनपद हुआ करता था या जनपद हुआ करता था, तो उसकी राजधानी रही थी। और ये बज्जी संघ का ही एक गण था, एक भाग था। चलिए ठीक है, ये तो हम हिस्ट्री में चले गए, हमें यहाँ पे पॉलिटी पढ़ना है। तो हम संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान होता क्या है। संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का की आधारशिला माना जाता है, नींव माना जाता है। कानूनों का ऐसा संग्रह जो समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होता है, संविधान कहलाता है। और संविधान के कारण ही व्यवस्थाएं लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक कही जाती हैं। तो दुनिया का पहला संविधान कहां देखने को मिला? ये हमें देखने को मिला था अमेरिका में। ध्यान रखना, अमेरिका में 1787 में जो संविधान तैयार किया गया था, जेम्स मैडिसन ने जिसका ड्राफ्ट तैयार किया था, और 87 में जो फिलाडेल्फिया डेक्लेरेशन उनका जो हुआ था, उसके थ्रू 55 डेलीगेट्स ने इस संविधान को स्वीकार किया था थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में। तो यहां दो अलग अलग फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। एक मैं कहूं कि जेम्स मैडिसन, तो जेम्स मैडिसन को कहा जाता है संविधान का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, भले ही ड्राफ्ट जेम्स मैडिसन ने उसका तैयार किया हो, लेकिन वो लागू करने का उसे पूरा श्रेय जाता है थॉमस जेफरसन को। फिलाडेल्फिया डेक्लेरेशन के द्वारा 1789 में ये लागू किया गया था और ये दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है। पर यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक फैक्ट याद रखना है, और वो ये है कि ये दुनिया का आर्टिकल वाइज सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। शायद इसका कारण ये, अब देखना इतना बड़ा कंट्री है अमेरिका, लेकिन अनुच्छेद केवल 7 हैं। तो ऐसा क्यों? शायद इसकी वजह यह है कि अमेरिका एक फेडरेशन है, ध्यान रखिएगा। वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था वहां के राज्यों के बीच में, और राज्यों ने एग्रीमेंट करके एक संघ का निर्माण करा था, और जिसे फेडरेशन कहा जाता है। तो वहां पर जो प्रांत है उन्हें बहुत ज्यादा स्वायत्तता दी गई, और उनसे यह कहा गया कि यार कुछ कॉमन विषय ऐसे होंगे जहां पर संघ को हम शक्तियां प्रदान करते हैं, अदरवाइज पूरी शक्तियां प्रांतों को ही रहेंगी। तो प्रांतों ने ज्यादातर, वहां के जितने भी प्रांत उन्होंने अपने खुद के संविधान तैयार किए, और कुछ ही बातों पर वो एग्री हुए कि उनका एक यूनियन होगा, यूनियन को हम पावर देते हैं। तो शायद इसलिए, चूंकि सब्जेक्ट वहां पर कम थे कानून बनाने के, इसलिए वहां का संविधान संघीय संविधान काफी छोटा है और 7 आर्टिकल में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सभी प्रांतों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो एक शायद वजह रही होगी ये कि वहां का सबसे छोटा है। वैसे अनुच्छेद वाइज इनका सबसे छोटा है, लेकिन यदि हम बात करें शब्द संख्या की, तो शब्द संख्या में मोनाको का जो संविधान है वो सबसे छोटा माना जाता है। मोनाको यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, उसका संविधान सबसे छोटा माना जाता है शब्द सीमा की यदि बात की जाए। चलिए ये तो ठीक है। भारत में हम कहें कि संवैधानिक व्यवस्था या संविधान की डिमांड कहां से शुरू हुई, या संवैधानिक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ।
इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था का जो विकास है वो अंग्रेजों के आगमन के साथ में हुआ। अंग्रेजों के आगमन के साथ जो संवैधानिक विकास है उसे आप दो चरणों में विभाजित करके समझ सकते हैं। एक संवैधानिक विकास आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान देखने को हमें मिला, और दूसरा संवैधानिक विकास का चरण शुरू होता है भारत में क्राउन के शासन की स्थापना अर्थात 1857 की क्रांति के पश्चात, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। तो जब उनका शासन यहां पर प्रभावी रूप से स्थापित होता है तो अलग अलग वहां की जो पार्लियामेंट है उसने कुछ कानून पास किए, वहां की सरकार ने कुछ कानून बनाए, और उन कानूनों के आधार पर ही ब्रिटिश भारत के शासन का संचालन किया जाता था। तो यहीं से भारत में संवैधानिक विकास की नींव रखी गई। यदि हम बात करें कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान कैसे संवैधानिक विकास हुआ, तो अलग अलग अधिनियम, अलग अलग विनियम आए। जैसे जो 1773 है तो वहां पर रेगुलेटिंग एक्ट आया सबसे पहले। इसके बाद में 1784 की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1813, 1833 और 1853 में चार्टर एक्ट आए अलग अलग, और इनके द्वारा भारत में एक समान शासन व्यवस्था की स्थापना के प्रयास किए गए थे। 1853 में आपको शायद ध्यान हो, चूंकि ये हमारे सिलेबस में अलग से इन्होंने, पहले था ये सिलेबस में पर ये अब स्टेट सर्विस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं काफी डिटेल में इन चीजों को नहीं बता रहा हूं। 1853 का जो एक्ट था उसके थ्रू ही हमारे यहां पहली बार पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी। मिनी पार्लियामेंट थी जिसे आज हम लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस के रूप में देखते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, लेकिन ये जो लोकसभा राज्यसभा उस समय सिंगल हाउस हुआ करता था और उसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, और यही 1853 में बनाई गई थी। मतलब हमारी, इन्हें हम मिनी पार्लियामेंट बोल सकते हैं, मतलब हमारी संसद की नींव 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा रखी गई थी। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात जब ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में स्थापित होता है तो संवैधानिक विकास की यह प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है। बहुत सारे एक्ट पास किए गए। 1861 में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया, 92 में इंडिया काउंसिल एक्ट आया, 1909 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आया, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि हमारी पूरे संविधान का बेस कहा जाता है, फाउंडेशन कहा जाता है। हमारा संविधान का लगभग 75% पार्ट हमने केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो इस तरह से भारत में संवैधानिक विकास हुआ था। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझने के पहले हमें थोड़ा सा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को, जो अंतिम चरण का स्वतंत्रता आंदोलन है, उसे समझना पड़ेगा। हम यूं कहें कि भारत में संविधान की मांग करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज प्रपोजल में पहली बार यह डिमांड की थी कि भारत के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। ध्यान रखना, यहां पे आपको अंतर करना है, एक तो संविधान, दूसरा संविधान सभा का। अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, संविधान के डिमांड की। तो भारत में संविधान की डिमांड करने वाले पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक 1895 में। एक और चीज आपको याद रखना है यहां पर, एक और फैक्ट याद रखना है आपको यहां पर, और वो ये है कि तिलक ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सबसे पहले डिमांड की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने भी ये डिमांड की थी कि चलिए ठीक है, जब भी भारत का संविधान बनाया जाए वो भारतीय ही बनाए, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफियर ना करे बिल्कुल भी। तो ठीक है, गांधी जी ने ये नहीं कहा कि संविधान बनाए, बल्कि डिमांड किया संविधान की। उन्होंने ये कहा कि जब भी भारत का संविधान बनाया जाए तो वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, इसके बाद में हम कहें कि संविधान सभा की पहली बार डिमांड किसने की, तो संविधान सभा की डिमांड करने वाले पहले भारतीय थे मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में पहली बार ये डिमांड की थी कि भारत के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसी प्रकार स्वराज पार्टी भारत की पहली पार्टी थी जिसने 1924 में सीएलसी के अंदर एक प्रपोजल रखा था जिसमें मोतीलाल नेहरू ने यह डिमांड की थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। मतलब भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी जो संविधान सभा की डिमांड कर रही है वो स्वराज पार्टी है, जबकि पहले व्यक्ति जो संविधान सभा की डिमांड कर रहे हैं वो है एमएन रॉय। कांग्रेस ने कब संविधान निर्माण की बात को अपने मैनिफेस्टो से जोड़ा था, ये जोड़ा था 1936 में। 1936 कांग्रेस की स्थापना का 50वां साल, काफी ऐतिहासिक
वर्ष था ये, और कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि चूंकि स्वर्ण जयंती वर्ष है कांग्रेस की स्थापना का, इसलिए ये अधिवेशन एक गांव में आयोजित किया गया था, फैजपुर। फैजपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और कांग्रेस ने पहली बार इस अधिवेशन में औपचारिक रूप से संविधान के निर्माण की डिमांड की। तो कभी क्वेश्चन आया कि भाई संविधान बनाया जाएगा भारत के लिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये डिमांड कब जोड़ी? तो ये 1936 के फैजपुर अधिवेशन में उन्होंने स्वराज के साथ स्वतंत्रता की भी डिमांड इसके साथ जोड़ी थी। तो ये मैं हिस्ट्री में बताऊंगा आपको काफी डिटेल में कि फैजपुर अधिवेशन में और कौन कौन सी बातें कही गई थी। चलिए ठीक है, इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति हैं 1938 में जो डिमांड कर रहे हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा की डिमांड कर रहे हैं। अगले ही साल 39 में इसी प्रकार की एक डिमांड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की तरफ से भी आई, और उन्होंने कहा कि निर्वाचित संविधान सभा गठित होनी चाहिए और वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। पर यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि अंग्रेजों ने पहली बार कब संविधान सभा के गठन की बात को माना? 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीयों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी अंग्रेजों को, तो 1940 में एक अगस्त प्रपोजल रखा गया, अगस्त प्रस्ताव रखा गया तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। और इस प्रपोजल में पहली बार यह कहा गया था कि विश्व युद्ध के पश्चात, जैसे ही सेकंड विश्व युद्ध खत्म होता है तो उसके पश्चात भारत के लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। हालांकि इस प्रपोजल के अंदर संविधान सभा के गठन से संबंधित और कोई भी ड्राफ्ट नहीं था, पर कम से कम अंग्रेजों ने पहली बार संविधान निर्मात्री सभा के गठन की तो बात की 1940 के अगस्त प्रपोजल में। 1942 के क्रिप्स मिशन में भी इस बात को दोहराया गया एक ड्राफ्ट के साथ कि भाई ये भी उसमें बताने की कोशिश की गई कि ये संविधान सभा बनेगी कैसे। तो इन्होंने बता दिया कि भाई उसमें रजवाड़े भी शामिल होंगे, उसमें भारतीय संघ का जो गठन किया जाएगा तो उसके राज्य और कमिश्नरीज क्षेत्र भी शामिल होंगे। हालांकि अभी भी एक प्रॉपर जो ड्राफ्ट है, मतलब एक प्रारूप, एक संरचना संविधान सभा की पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं की गई थी। तो ये तो कुल मिला के अंग्रेजों का एक एजेंडा था, एक स्ट्रैटेजी थी जिसके थ्रू अंग्रेज इस टाइप की बातें करके और भारतीयों से विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए ठीक है, 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और ब्रिटिश सरकार को ये अच्छे से रियलाइज हो जाता है कि अब बहुत जल्दी भारत को आजाद करना पड़ेगा, तो भारत, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारत को इस तरीके से आजादी देना चाहती थी कि निकट भविष्य में अंग्रेजों के या ब्रिटिश सरकार के भारतीयों से संबंध अच्छे रहे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था और निकट भविष्य में भारत का सहयोग ब्रिटेन के लिए बेहद आवश्यक था। शायद एक वजह यह भी थी कि अंग्रेज चिंतित थे इस बात को लेकर कि नहीं, भारत को जो आजादी दी जाए वो एक अच्छे माहौल में दी जाए और यहाँ पर एक संविधान निर्माण करके और एक शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता का बंटवारा किया जाए। क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो मुस्लिम लीग थी वो पृथक पाकिस्तान की डिमांड पर अड़ी हुई थी। तो शायद एक ये वजह थी। दूसरी वजह ये भी थी कि उस समय जो कम्युनिज्म था, साम्यवादी विचारधारा थी, जो ब्रिटिश कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में या पूंजीवाद के अगेंस्ट में या उनका जो पूंजीवादी लोकतंत्र है उसके अगेंस्ट में आकर खड़ी हो गई थी। और वो चाहते थे, कम्युनिस्ट विचारधारा का एक ऑब्जेक्ट था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को फैलाना है। तो शायद अंग्रेज इस बात से भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि वो कम्युनिज्म 1917 में जो रसिया में जिसका जन्म हुआ वो अब चाइना में भी प्रवेश कर गया था। और 1945 तक माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चाइना का एक बहुत बड़ा पार्ट लाल रंग में रंग चुका था कम्युनिज्म। उन्हें डर इस बात का था कि यदि भारत को इसी हाल में छोड़कर चले गए तो कहीं वो कम्युनिज्म भारत में ना आ जाए और कम्युनिस्ट कंट्री ना हो जाए भारत, और ऐसा ब्रिटिश सरकार नहीं चाह रही थी। तो बहुत सारी वजह थी जिनके कारण अब सत्ता के हस्तांतरण का जो उपाय था वो खोजना था ब्रिटिश सरकार को, और इसी सत्ता, शांतिपूर्वक सत्ता के हस्तांतरण और भारत में एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में जो कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया, पहले तो ये देखना कि कैबिनेट मिशन था क्या। कैबिनेट मिशन जो है वो फरवरी 1946 में अपॉइंट किया गया था। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया था 1946 में। ये ध्यान रखना, फरवरी 1946 में यह गठित किया गया था। ये भारत आया था 23 मार्च 1946 को।
थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। पहली चीज तो इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 3 सदस्य थे और तीनों के तीनों ब्रिटिश सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका स्टेटस जो था वो कैबिनेट मंत्री का था, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सचिव थे कौन, पैथिक लॉरेंस। 1946 में भारत के सचिव पैथिक लॉरेंस थे और हमने ये देखा था कि ये पद 1858 में क्रिएट किया गया था, लंदन में होता था और ये एक कैबिनेट मिनिस्टर को ही दिया जाता था। ये असल में ब्रिटिश भारत की जो सरकार थी उस पर कंट्रोल स्थापित करता था, उन्हें मॉनिटर किया करता था, उनकी हर साल कार्य प्रणाली जो भी उन्होंने काम किए उनकी एक रिपोर्ट बनाता था और ये रिपोर्ट फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी जाती थी। ये बताने की कोशिश की जाती थी कि अब जो भारत में ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश भारत की सरकार है वो शासन कर रही है, वो सब किसकी देखरेख में कर रही है, ब्रिटिश सरकार की देखरेख में कर रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की देखरेख में कर रही है। मतलब एक उत्तरदायी सरकार का एक टैग लगाने की कोशिश की गई थी। मैंने ऐसा होता नहीं था, मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा कि ये एक फालतू का ही संस्था थी। ठीक है, तो ये भारत सचिव जो है उस समय पैथिक लॉरेंस, ये इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनका नाम सुना होगा, ये 1942 में क्रिप्स प्रपोजल भी लेकर आए थे। ठीक, और चूंकि एक लिबरल मेंबर थे, काफी इनकी जवाहरलाल नेहरू से बनती थी, तो दूसरे सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के प्रमुख थे और ये कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर थे। ए बी अलेक्जेंडर इसके तीसरे सदस्य थे जो उस समय नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 सदस्यीय जो मिशन है जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, ये मार्च 24 मार्च में ये भारत पहुंचता है 1946 में। इस मिशन का ऑब्जेक्ट क्या था, ये क्यों एटली गवर्नमेंट ने इस मिशन को अपॉइंट किया था। तो इस मिशन के गठन का जो सबसे बड़ा कारण था, ध्यान रखना, वो ये था कि शांतिपूर्वक तरीके से जिन्ना को समझाकर और किस तरह से भारत की सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। तो इस संभावना के आधार पर यह भेजा गया था, इसे उन उपायों की खोज करना थी जिसके आधार पर हम भारत को स्वतंत्रता दे सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, इसलिए भारत में आया। अब जब ये भारत में आया तो इसने ज्यादा दलों से बात नहीं की। इसकी यदि बातचीत की हम बात करें तो ये केवल कांग्रेस से मिला। कांग्रेस में आपको पता होगा कि उस समय अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनसे सबसे पहले जाके कैबिनेट मिशन मिला। इसके बाद में गांधी जी से मिलता है, फिर इसके बाद अबुल कलाम आजाद से मिलता है और सबसे लास्ट में जाके ये जिन्ना से मिलता है। देखना, जिन्ना को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन फिर भी चूंकि मुस्लिम लीग 1945 और 46 के इलेक्शन में कुछ प्रांतों में, मुस्लिम बहुल प्रांतों में उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, तो शायद जिन्ना का पक्ष भी सुनना उनके लिए जरूरी था, तो इसलिए जिन्ना से भी बात की गई थी। अदरवाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि कम से कम भारत का विभाजन तो नहीं होगा, ये उन्होंने ये क्लियर कर दिया था। तो हम देखें कि मोटे तौर पर कैबिनेट मिशन ने क्या क्या अनुशंसाएं की, सबसे बात की और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रपोजल रखा। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल में बहुत सारी बातें थी, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे संविधान की दृष्टि से, पॉलिटी की दृष्टि से 3 बड़े जो प्रावधान थे ये कैबिनेट मिशन के, जो 3 बहुत बड़े उन्होंने आइडियाज दिए, वो क्या थे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इन्होंने प्रांतों के समूहीकरण की बात कही। ये मैं अभी आपको बता रहा हूं कि प्रांतों के समूहीकरण का मतलब क्या है। एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा और एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। और ध्यान रखना, यहां पे कंप्लीट वो ड्राफ्ट लेकर आए थे पूरा। तो देखिए क्या क्या चीजें, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि कैबिनेट मिशन ने प्रांतों के समूहीकरण की क्या योजना प्रस्तुत की थी। यहां आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को यह क्लियर कह दिया था कि पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, अर्थात भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा। ये जिन्ना को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि आपकी जो भी डिमांड है, आपको जो कुछ भी मांगना है, वो किसके अंदर मांगना है, तो वो आपको मांगना है यूनाइटेड इंडिया के अंदर। आप जो भी कुछ चाहते हैं आप भारत के अंदर रहकर बात कीजिए, भारत के विभाजन की बात मत कीजिए। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा कि भाई हम प्रांतों का समूहीकरण करेंगे। तो देखिएगा, प्रांतों के समूहीकरण का मतलब क्या है। यहाँ पे ये आपको मैप दिख रहा है, तो एक्चुअली जो येलो वाला पार्ट है, ये येलो आप देख रहे हैं, ये तो देसी रियासतें थी उस समय, जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, लगभग 600 के आसपास ये देसी रियासतें थी। तो ये तो भारत नहीं था, ठीक, ये जो ब्रिटिश भारत, सॉरी, ये ब्रिटिश भारत नहीं था, ये देसी रियासतें। लेकिन इसमें जो आपको रेड और जो ग्रीन, ये डार्क ग्रीन और ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये एक्चुअली उस समय ब्रिटिश भारत था। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश भारत का अर्थ क्या था। यदि हम यूनाइटेड इंडिया की बात करें तो यूनाइटेड इंडिया 2 तरीके का था।
कैसा कि एक तरफ तो राजे रजवाड़े थे, तो ये येलो वाले पूरे राजे रजवाड़े थे और ये अपना शासन खुद चलाते थे, ब्रिटिश सरकार इनके मामलों में इंटरफियर नहीं करती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश भारतीय सरकार है, वो किन क्षेत्रों में संचालित होती थी? तो ये जो ग्रीन, लाइट ग्रीन और जो रेड पार्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली ब्रिटिश भारत कहलाता था। और इस ब्रिटिश भारत के अंदर कुल मिला के 11 प्रांत थे और 6 कमिश्नरी रीजन थे। तो भाई यदि 11 प्रांत है तो प्रांतों में एक विधानसभा होगी, उनकी विधान मंडल होंगे, विधानसभा में मुख्यमंत्री होगा, विधायक होंगे वहां पर, और हर एक प्रांत का अपना एक गवर्नर होगा। एक केंद्र होगा तो केंद्र में वायसराय होगा, वायसराय की अपनी परिषद होगी, सीएलसी होगी, केंद्रीय विधान परिषद, जिसे आज हम संसद कहते हैं। तो ये होगी, और इस तरह से शासन चलाया जाता था। वायसराय ही इस सरकार का हेड होता था, ध्यान रखना, उसमें प्रधानमंत्री का पद नहीं था, तो वायसराय ही हेड होता था। ये व्यवस्था काफी कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आज अमेरिका में है जो व्यवस्था कि वहां प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति ही हेड होता है, तो लाइक दैट है आपका, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, तो जो समूह प्रांतों के समूहीकरण की बात कही थी वो एक्चुअली केवल किस पे लागू होती है? ब्रिटिश भारत पर लागू होती है। तो इन्होंने कहा कि प्रांतों को 3 भागों में बांटा जाएगा, 3 ग्रुप बनाए जाएंगे। तो 3 ग्रुप, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के स्टेट होंगे। हमने कहा कि चलिए ठीक है, ग्रुप ए कोई भी पार्ट दे दो ए बी सी में। जैसे मैंने कहा कि ग्रुप ए के अंदर, तो हमने कहा कि ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसे ग्रुप ए कहा जाएगा। ग्रुप ए के अंदर हिंदू बाहुल्य प्रांत शामिल होंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ग्रुप ए में मद्रास प्रांत आ गया, बॉम्बे प्रांत आ गया, हमारा सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रांत आ गया, संयुक्त प्रांत आ गया, असम और उड़ीसा, वो सॉरी बिहार और उड़ीसा, ये क्या है आपका? तो ये ग्रुप ए के स्टेट हैं। तो इनकी सभी विधानसभाओं का एक समूह बनेगा, इसे ग्रुप ए कहा जाएगा। ग्रुप बी के अंदर क्या होगा? तो ये जो डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है, जो आज का पाकिस्तान वाला रीजन है, तो ग्रुप बी के अंदर इन्होंने 3 प्रांतों को रखा। कौन से 3 प्रांत थे? तो एक पंजाब था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, पंजाब वाला जो प्रांत है वो इसके अंदर शामिल था। नॉर्थ वेस्ट, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, और ये यहाँ पे सिंध प्रांत। तो ये 3 को मिला के किसमें रखा गया? तो ग्रुप बी के अंदर रखा गया। ग्रुप सी के अंदर कौन सा था? तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ही था, लेकिन कौन सा वाला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र? ये आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो आज का असम है और जो बांग्लादेश वाला पार्ट है, जो उस समय पूर्वी बंगाल था असल में, और जो पश्चिम बंगाल वाला भी क्षेत्र है, तो वो इसके अंदर रखा गया था। मतलब असम और बंगाल का, जो आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला पूरा पार्ट है, वो हो जाएगा, और ये असम का क्षेत्र है। तो देखो 3 भागों में उन्होंने समूहीकृत किया। ये देख पा रहे हैं आप, ये पार्ट ए हो गया आपका रेड वाला, उसके प्रांत हो गए, ये पार्ट बी हो गया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और ये पार्ट सी जिसके अंदर असम और बंगाल प्रांत को रखा गया था। तो सब ये 3 ग्रुप बनाए गए थे। अब देखना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो बात की गई, तो ये कहा गया कि सबसे पहले जो प्रांत होंगे, जो प्रांतीय विधानमंडल होंगे, वो अपने अपने प्रांत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसके बाद में यदि आवश्यक हुआ तो तीनों जो ग्रुप हैं उनके प्रांत बैठकर एक जो ग्रुप का संविधान है वो बनाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोसीडिंग्स क्या है, सीक्वेंस देखना आप। सबसे पहले प्रांत अपना संविधान बनाएंगे, फिर प्रांत जिस ग्रुप के मेंबर हैं, यदि संभव हुआ, यदि जरूरी हुआ, उन लोगों को ऐसा लगा, तो वो मिलकर क्या बनाएंगे? अपने समूह का संविधान बनाएंगे। और इसके बाद में तीनों समूह के प्रांत बैठकर सबसे अंत में यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, मतलब एक संविधान, एक संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये बात उसके अंदर कही गई प्रांतों के समूहीकरण के साथ में एक और बात कह दी गई। क्या बात कह दी गई? बात ये कही गई, नेक्स्ट वन, कि यदि कोई प्रांत चाहे तो 10 साल के बाद में अपने संविधान पर पुनर्विचार भी कर सकता है और वो संविधान में करेक्शन कर सकता है। इवन कोई प्रांत चाहे तो 10 वर्षों के पश्चात अपने ग्रुप को छोड़कर और किसी दूसरे ग्रुप में भी शामिल हो सकता है। काफी रिस्की था ये मैटर, कांग्रेस ने इसी मैटर को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया कैबिनेट मिशन का। चलिए ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया कि कैबिनेट मिशन ने पहले प्रांतों के ग्रुपिंग की बात कही। दूसरी चीज उनकी क्या थी? मैंने आपको बताया कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। पहले इसको भी हम समझ लेते हैं। असल में क्या था कि विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर काफी बढ़ रहा था कि देखिए विश्व युद्ध का कारण क्या है? विश्व युद्ध का कारण है इंपीरियलिज्म, जो साम्राज्यवाद की दौड़ है, जो कॉलोनियल अप्रोच हुआ करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि नहीं हम अपनी कॉलोनीज को बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये सबसे बड़ा रीजन थी इस विश्व युद्ध का। इसलिए जो इंग्लैंड के मित्र राष्ट्र थे, और भी अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये लगातार दबाव बना रहे थे इंग्लैंड के ऊपर कि ये जो आपकी कॉलोनियल रेस है इसे आप खत्म करो, इन सभी गुलाम राष्ट्रों को आप रिलीज करो, मतलब उन्हें इंडिपेंडेंस दो, और इसके बाद में एक अच्छी दुनिया का निर्माण किया जाए जहां छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की संप्रभुता की रिस्पेक्ट की जाए। तो लगातार ये दबाव बढ़ रहा था। तो ये पक्की बात थी कि भाई
बहुत जल्दी ही भारत को भी आजाद किया जाएगा, ये इनका सोचना था। तो भारत को आजाद किया जाएगा, मे बी पॉसिबल कि भाई अब इन्होंने सोच लिया था कि हम एक संविधान बना के जाएंगे, एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करके जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बेहद जरूरी हो गया था, ध्यान रखना ब्रिटिश सरकार के लिए, कि यदि हम बीच में ही, ठीक है ये अपना संविधान बनाएंगे, हो सकता है संविधान निर्माण में थोड़ा टाइम लग जाए, तो तब तक भारत का शासन कैसे चलाया जाएगा। तो कहा गया कि एक अंतरिम सरकार हम गठित करके जाएंगे, और जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत का शासन उसी अंतरिम सरकार द्वारा चलाया जाएगा। तो इन्होंने एक प्रपोजल रखा कैबिनेट मिशन में कि 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। अब चूंकि पाकिस्तान के प्रपोजल को तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि सेपरेट पाकिस्तान बनना ही नहीं है, तो अंतरिम सरकार की संरचना किस प्रकार की होगी, तो ये डिसाइड किया गया कि अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष होगा वो तो वायसराय होगा। सरकार का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, वो पदेन होगा, जो भी वायसराय होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। हालांकि वो सरकार का मेंबर नहीं होगा, वो केवल अध्यक्ष होगा। सरकार में 14 सदस्य होंगे और सरकार का उपाध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होगा, जो कांग्रेस को दिया जाएगा। तो उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को दिया गया, और कांग्रेस से कुल मिला के 6 सदस्य आएंगे, जिसमें से एक अनुसूचित जाति का सदस्य भी होना चाहिए। मुस्लिम लीग को ऑफर किया गया कि आपके 5 सदस्य आप भेज दो। इसके साथ ही जो 3 अन्य सदस्य होंगे, 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, तो 6 जो सदस्य होंगे वो अदर कम्युनिटी से आएंगे। तो उसमें एक सिख होगा, एक पारसी होगा और एक ईसाई होगा। तो ये 3 सदस्य होंगे, और इस तरह से ये 14 जो मंत्री हैं, ये 14 मंत्री तब तक देश की शासन व्यवस्था को संभालेंगे, तब तक एक सरकार की तरह काम करेंगे, जब तक कि भारत का संविधान नहीं बन जाता और इस संविधान को लागू करने के बाद नए चुनाव नहीं हो जाते। तो एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई थी। एक्चुअली मुस्लिम लीग की जो रिएक्शन थी अंतरिम सरकार के गठन को लेकर, वो थोड़ी निगेटिव थी। मुस्लिम लीग को ऐसा लग रहा था कि यदि वो अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है तो उसकी जो सेपरेट पाकिस्तान की जो डिमांड है तो शायद वो कमजोर पड़ जाएगी। और जिन्ना जो एक नारा लेकर उस समय पूरे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में घूम रहे थे और अपने जो जो उनके सपोर्टर्स थे उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहते थे उनको कि बटकर रहेगा हिंदुस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान और हम इस पर कमिटेड है, तो शायद उनकी जो वो एक डिमांड थी पाकिस्तान की, वो कमजोर पड़ जाती यदि ये अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते। तो शायद ये लगने लगता कि नहीं, शायद मुस्लिम लीग भी मान गई है कि अब वो पृथक पाकिस्तान की डिमांड से पीछे हट रही है। तो शायद जिन्ना को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए जिन्ना ने ये साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरह से इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। एक साइकोलॉजिकल, ध्यान रखना, एक साइकोलॉजिकल गेम खेला गया, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि जिन्ना शायद ये समझ रहे थे कि ब्रिटिश सरकार जिन्ना की अनुमति के बिना, या यूं कहो कि जिन्ना से पूछे बिना सत्ता का हस्तांतरण नहीं करने वाले हैं। तो एक गेम खेला गया, लेकिन यहां पर शायद ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। लीग को मनाने की कोशिश की गई काफी, जब लीग नहीं मानी तो फिर क्या किया ब्रिटिश सरकार ने कि 12 अगस्त 1946 को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ही इनविटेशन भेज दिया कि लीग एक तरफ गई, आप आओ, अपने सदस्य लेकर आओ और अंतरिम सरकार गठित करो। और गठन का जो दिन चुना गया था वो चुना गया था 2 सितंबर। तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके पहले ये घटना कब की है, इन्विटेशन कब मिला, 12 अगस्त को। लीग का दिमाग खराब हुआ, लीग को लगा कि यार ब्रिटिश सरकार तो हमारी बात ही नहीं सुन रही है, तो लीग को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करना पड़ेगा। तो लीग ने शायद ये मैसेज देने की कोशिश करने के लिए कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ब्रिटिश सरकार को ये समझना चाहिए, मैटर काफी सीरियस है। जब कहा कि नहीं, हम इस निर्णय का विरोध करते हैं, इस इन्विटेशन का विरोध करते हैं, और कहा कि हम एक पीसफुल मार्च निकालेंगे 16 अगस्त को। लेकिन ये कोई पीसफुल मार्च नहीं था, पूरी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि आपको सांप्रदायिक दंगे कराने थे, कम्युनल राइट्स कराना थे, और ऐसा हुआ। 16 अगस्त को पूरे भारत में लीग ने अपने वॉलंटियर से दंगे कराए और ये बताने की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं रह सकते, एक होकर नहीं रह सकते। अकेले कलकत्ता के नोआखली में, लगभग नोआखली में 3000 लोगों की मौतें हुई इन सांप्रदायिक दंगों में। पता होगा आपको कि गांधी जी वहीं अनशन पर बैठ गए थे, और मुस्लिम लीग ने इस दिन को नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946 को। लेकिन शायद लीग की इस षड्यंत्र के बावजूद, लीग की इस डायरेक्ट एक्शन डे पर हुई हिंसा के बावजूद, ब्रिटिश सरकार ने ये डिसाइड कर लिया था कि पाकिस्तान तो नहीं देना है, और उन्होंने 2 सितंबर का जो वायसराय थे, उन्होंने नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार के गठन को मंजूरी दे दी। 2 सितंबर 1946, ध्यान रखना, ये नेहरू मंत्रिमंडल है जिसने
शपथ ली और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। 12 सदस्यीय था उस समय जब इसने शपथ ली थी, तो 12 सदस्यों ने नेहरू के साथ में शपथ ली थी। ये आप देख पा रहे हैं कि जो अंतरिम सरकार जब गठित की गई थी पहले, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो उपाध्यक्ष थे इसके, और राष्ट्रमंडल मामलों के भी मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री होने के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। कभी कभी फैक्ट में पूछ लिया जाता है, जैसे एक एग्जाम में राजेंद्र प्रसाद का पूछा था कि सरकार में राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह इसके अंदर रक्षा मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास के, भारतीय लोकतंत्र के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं बाबू जगजीवन राम। इसके अलावा और ये उस समय श्रम मंत्री थे। CH भाभा इसमें खनन कार्य एवं ऊर्जा मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस सरकार में शिक्षा मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। ठीक है, और भी, पर होता क्या है, होता यह है कि जब लीग को अपने सपने टूटते देखे कि यार ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा है ब्रिटिश सरकार, ठीक, और ब्रिटिश सरकार शायद पृथक पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग की तो कम से कम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा कि इस समय सरकार केवल और केवल कांग्रेस की बात सुन रही है। कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, नेहरू गांधी, केवल इन्हें ही तवज्जो दे रही है, सरदार पटेल को तवज्जो दे रही। तो क्यों ना ये पाकिस्तान केवल तभी मिल सकता है लीग के लिए जब कांग्रेस अपनी तरफ से ये कहे कि हमें लीग के साथ काम नहीं करना है, हम लीग के साथ नहीं रह सकते और इन्हें सेपरेट पाकिस्तान दे दिया जाए। और इसी स्ट्रेटजी के अंदर, इसी कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने के लिए मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुई। लीग ने कह दिया कि चलो हम सरकार में शामिल होते हैं। भाई कांग्रेस ने वेलकम किया, सरकार ने भी वेलकम किया, ब्रिटिश सरकार ने, चलो लीग को सद्बुद्धि आई। लीग अब अपनी पृथक पाकिस्तान की डिमांड से बाहर हो गई। एक्चुअली ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक षड्यंत्र था। क्यों? क्योंकि लीग का कहना यह था कि उन्हें वित्त मंत्रालय चाहिए, और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के जो राइट हैंड हुआ करते थे लियाकत अली खान, तो कांग्रेस ने इससे स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है वित्त मंत्रालय ले लो। तो 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार को पहली बार रीऑर्गेनाइज किया गया, उसका पुनर्गठन किया गया, और 5 ये मंत्री, ध्यान रखना ये लीग के जो मंत्री हैं ये सरकार में शामिल हुए, जिसमें आप ये नाम देख रहे होंगे लियाकत अली खान, और इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला? वित्त मंत्रालय मिला। इस सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल भी थे और ये कानून मंत्री थे। इसके अलावा जो अब्दुल रब नस्तर थे उन्हें संचार मंत्रालय मिला। आई चुंदरीगर ये व्यापार मंत्री बने, और गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री बने। लेकिन जो लियाकत अली खान थे उन्होंने वित्त मंत्रालय लिया और इन्होंने उस सरकार का काम करना ही मुश्किल कर दिया। आपको पता होगा कोई भी मंत्रालय चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत वित्त की होती है, लेकिन जब कोई भी कांग्रेस का मंत्री इनके पास किसी काम के लिए पहुंचता था, कुछ पैसा सैंक्शन कराने के लिए पहुंचता था, तो ये काफी उसके लिए उलझा कर रखते थे, टालमटोल करते थे। मतलब सीधी सीधी बात कि ये पैसा ही अलॉट नहीं करते थे उस मंत्रालय के लिए, और मंत्रालयों का काम करना मुश्किल हो गया। और लीग अपने षड्यंत्र में सफल हुई, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ही अब ये डिमांड उठने लगी कि लीग के साथ वो काम नहीं कर सकते, ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खुद जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि ये जिंदगी भर का सरदर्द रहेगा, इसलिए सर कटाकर फेंकना ही अच्छा है। आप ये हेडेक लाइफ टाइम रहेगा, इसलिए हेड ही कट करो और अलग कर दो। ये खुद किसका कहना है? जवाहरलाल नेहरू का कहना है। जो गोविंद वल्लभ पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत ने जब ये जो भारत विभाजन की माउंटबेटन प्लान जो था, मैं बताऊंगा आपको, जब वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने प्रस्तुत किया था, तो उनका कहना ये था कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, आज हमें पाकिस्तान और आत्महत्या में से किसी एक को चुनना। ये खुद गोविंद वल्लभ पंत का कहना था। तो कुल मिला के आप देखो कि वो कांग्रेस जो पहले भारत के विभाजन के अगेंस्ट में थी, वो लीग के सरकार में शामिल होने और उनके असहयोग के चलते खुद भारत के विभाजन के फेवर में आ गई। और बाद में नेहरू ने इसके लिए गांधी को तैयार भी कर लिया था, तो वो सब हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। लेकिन 1947 मार्च 1947 तक आते आते लगभग ये क्लियर हो गया कि अब भारत का विभाजन होगा, और जो माउंटबेटन प्लान के आधार पर हुआ भी, तो वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन हम कैबिनेट मिशन की बात कर रहे थे। कैबिनेट मिशन का जो तीसरा प्रपोजल था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रपोजल था, जो हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ये तो मैंने सरकार की बात की थी, अंतरिम सरकार का एक और देख लीजिए कि जब भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो लीग के 5 मंत्री चले गए, और वो 5 मंत्री की जगह पर फिर से एक बार सरकार को रीऑर्गेनाइज किया गया, अंतरिम सरकार को, और 5 नए मंत्री आए।
इसमें आप देखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारी अंतरिम सरकार का जो संरचना थी, जो स्ट्रक्चर था उसका, वो इस तरह था। जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे, साथ ही विदेश मामले, राष्ट्रमंडल मामले और जो रिसर्च है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, उसके भी मामले इन्होंने अपने पास रखे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नो डाउट गृह मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। राजेंद्र प्रसाद के पास वही मंत्रालय है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री है। षटमुखम चेट्टी जो है वो वित्त मंत्री हैं। बी आर अंबेडकर, ध्यान रखना, इसमें लॉ मिनिस्टर रहे थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री हैं। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री हैं। तो ये उनके मंत्री हैं। एक इसमें आपको एक मंत्री ध्यान रखना है और वो है राजकुमारी अमृता कौर। ये राजकुमारी अमृता कौर 15 अगस्त 1947 में जो रीऑर्गेनाइज्ड हुआ था इंटरिम गवर्नमेंट, तो उसमें ये हेल्थ मिनिस्टर थी और ये भारत की पहली महिला है जो कैबिनेट मंत्री बनी है। और मंत्रालय भी कौन सा इनका? स्वास्थ्य मंत्रालय था। बड़ी कोइंसिडेंट है कि मध्य प्रदेश की भी जो पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी वो रानी पद्मावती देवी थी और वो भी स्वास्थ्य मंत्री बनी थी पंडित रविशंकर शुक्ल के की सरकार में। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों में। इसके अलावा ये भी एक आप नाम याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत बड़ा नाम है, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली कि चलो ये अंतरिम सरकार की, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, जो पॉलिटी का मुद्दा है, वो है संविधान सभा का। सबसे अच्छी चीज कैबिनेट मिशन के साथ ये थी कि ये बाकायदा ड्राफ्ट लेकर आई थी कि भारत के संबंध में क्या बनाया जाएगा, एक संविधान। तो वो संविधान बनेगा कैसे, इसका पूरा ड्राफ्ट इनके पास था। तो देखिए ड्राफ्ट में क्या कहा था इन्होंने, ये देखिए आप, भारत का संविधान। तो इनका कहना यह था कि इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। सबसे पहले तो इन्होंने, चूंकि ध्यान रखना, इन्होंने अभी क्या बोल दिया था कि भारत का विभाजन नहीं होगा। मैं ध्यान रखना, मैंने अभी जो कहानी आपको सुनाई है वो तो बहुत बात तक पहुंच गई थी अंतरिम सरकार की। अभी हम फिर वहीं लौट कर आते हैं कैबिनेट मिशन पे कि उसका जो तीसरा प्रावधान है जिसमें ये कहा गया था कि एक संविधान सभा बनेगी, तो मैंने आपको ये बताया है कि इसने ये तो क्लियर कर दिया था कैबिनेट मिशन ने कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। इसका मतलब जो संविधान सभा बनेगी वो यूनाइटेड इंडिया के लिए बनेगी। अब ये यूनाइटेड इंडिया का मतलब क्या है, मैं आपको फिर वहीं ले चलता हूं, कहां? यूनाइटेड इंडिया की तरफ। तो ये एक्चुअली यूनाइटेड इंडिया है, इसके लिए एक संविधान सभा बनेगी। यहां यूनाइटेड इंडिया का मतलब ये है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत का अर्थ दो है, एक तो है ब्रिटिश भारत, ठीक, तो एक ब्रिटिश भारत इसके अंदर है और दूसरा है राजे रजवाड़े। तो जब इन्होंने संघ के संविधान की बात कही तो ये भारत के लिए संविधान बनना है, मतलब इसमें दोनों शामिल होंगे। कौन कौन से? ब्रिटिश भारत और राजे रजवाड़े, मतलब ये येलो पार्ट भी इसके अंदर शामिल होगा। ब्रिटिश भारत की बात करें तो मैंने कहा कि ये दो प्रकार का है, इसके अंदर प्रांत है और कमिश्नरी रीजन है। कमिश्नरी रीजन मतलब इनको आप कंपैरिजन कर सकते हो आज के यूनियन टेरिटरी जैसी व्यवस्था से। तो ये उस समय 6 टोटल हुआ करते थे, ठीक, अलग अलग कमिश्नरी रीजन। अजमेर था इसके अंदर कमिश्नरी रीजन, मारवाड़ वाला क्षेत्र था, तो ये था। प्रांत कितने थे उस समय? तो 11 थे, क्योंकि भारत का तो विभाजन नहीं हुआ था, तो 11 प्रांत थे। तो इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा बनेगी भारत में उसके लिए टोटल सदस्य होंगे 389, मतलब ये 389 दोनों जगह से आएंगे, ब्रिटिश भारत से भी आएंगे और राजे रजवाड़ों से भी आएंगे, ठीक। अब हमने कहा कि ये 389 कहां से ये स्पेसिफिक नंबर पता चला? ये असल में कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से लेकर नहीं आया था। इन्होंने जो डिस्कशन के बाद में जो ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान सभा का, तो उसमें जो 389 नंबर है वो ये डिसाइड किया था कि हर एक संविधान सभा का सदस्य रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख की जनसंख्या को। और इनका जो नंबर 389 आया, इसका मतलब कि उस समय पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो 38 करोड़ 90 लाख के आसपास रही होगी। और ये जनसंख्या ध्यान रखना, ये मैं 1946 की जनसंख्या भारत की जो बता रहा हूं, ये इस भारत की ओवरऑल जनसंख्या बता रहा हूं, मतलब इसमें रजवाड़े भी हैं, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें बांग्लादेश भी है आज का, और आज का भारत भी है। तो ये उस समय भारत की कुल जनसंख्या रही होगी। लेकिन यहां आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आ रहा है, तो ये 10 लाख के लोग डायरेक्ट उस सदस्य का चुनाव नहीं करेंगे। ये केवल एक नंबर डिसाइड करने के लिए कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक। अब इसमें भी हम डिवीजन करें तो ब्रिटिश भारत से आने थे 296 सदस्य और जो राजे रजवाड़े हैं उनसे आने थे 93 सदस्य। इसका मतलब यह है कि उस समय ब्रिटिश भारत के अंदर लगभग 29.60
29.6 करोड़ जनसंख्या ब्रिटिश भारत का भाग थी, मतलब ये ग्रीन और रेड वाले पार्ट में है। और लगभग जो राजे रजवाड़ों से सदस्य आने थे वो आने थे 93। तो 296 आने हैं ब्रिटिश भारत से और 93 आने हैं राजे रजवाड़ों से, मतलब 9 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या उस समय राजे रजवाड़ों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, प्रत्यक्ष नियंत्रण क्षेत्र में थी। लेकिन ये जो सदस्य आने हैं, ध्यान रखना, ये 296 सदस्य, इसमें प्रांतों से आने थे 292 और 4 आने थे कमिश्नरी रीजन थे। अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि उस समय 29 करोड़ 20 लाख लोग सीधे सीधे प्रांतों के शासन के अंतर्गत शामिल थे और लगभग 40 लाख की जनसंख्या कमिश्नरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। तो इस तरह से ये संविधान सभा का गठन किया जाना था। फिर से मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से आने थे, 93 राजे रजवाड़ों से आने थे। जो ब्रिटिश भारत से आने थे उनमें से 292 प्रांतों से आने थे, 11 प्रांतों से, और 4 आने थे इन 6 कमिश्नरी रीजन से। और जो 93 मेंबर थे, तो 93 मेंबर संविधान सभा के राजे रजवाड़ों से आना थे। राजे रजवाड़ों से जो 93 सदस्य आने थे उनके लिए कोई निर्वाचन व्यवस्था नहीं थी, मतलब सीधे सीधे वो मनोनीत सदस्य थे। जिस रजवाड़े का जो राजा था उस राजा को अपनी जनसंख्या के अनुपात में उतने सदस्य सीधे मनोनीत करके भेजना थे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि सपोज हमारा जो इंदौर में होलकर रजवाड़ा है, और होलकर रजवाड़ा मतलब इंदौर की मालवा की रजवाड़े की उस समय जनसंख्या यदि 21 लाख है, तो कितने सदस्य भेजेगा? 2। और सीधे उस समय के जो राजा थे यशवंत राव होलकर सेकंड, तो वो सीधे 2 नाम भेज देना थे अपने कि भाई ये हमारी तरफ से संविधान सभा के सदस्य हैं, मतलब रजवाड़ों के सदस्य मनोनीत होना थे। लेकिन जो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे ये निर्वाचित सदस्य थे 296। और निर्वाचित सदस्यों के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया थी उसका नाम था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। ध्यान रखिएगा, ये पद्धति भारत में वर्तमान में केवल 4 चुनावों में यूज होती है। एक किसका चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव, एक उपराष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और चौथा विधान परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव। तो यहां पर जो पद्धति है केवल 4 चुनावों में यूज होती है, जो कि संविधान सभा के चुनावों में भी यूज की गई थी। ये पद्धति क्या होती है, तो इस पद्धति के बारे में अब मैं कल डिस्कस करूंगा आपको, ठीक। तो ये मेंस की सीरीज है, पूरी की पूरी प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है, और इसमें मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट कवर करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो। इस कोर्स के लिए आप जो नोट्स हैं वो कोचिंग से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, मतलब कोचिंग में आप नीचे नंबर दिया होगा कोचिंग का, तो आप मोहित जी से कांटेक्ट कर लीजिए, तो प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, या फिर हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं नोट्स के लिए। पर मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत कम से कम पॉलिटी के प्री और मेंस में तो ना पड़े। चलिए कल फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। मेंस के हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की यूनिट 1, ठीक। ओके, बाय।